नमस्कार। हिंदी पॉडकास्ट की सेवा में आपका स्वागत है। हम ये पॉडकास्ट जयपुर से प्रसारित कर रहे हैं। आज की पॉडकास्ट का विषय है सादत हसन मंटो की कहानी 1919 की एक बात। तो शुरू करते हैं। कहानी इस तरह से है। ये 1919 ईस्वी की बात है। भाईजान, जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ सारे पंजाब में एजिटेशन हो रहा था, मैं अमृतसर की बात कर रहा हूँ। सर माइकल ओडवायर ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के मातहत गांधी जी का दाखिला पंजाब में बंद कर दिया था। वो इधर आ रहे थे कि पलवाल के मुकाम पर उनको रोक लिया गया और गिरफ्तार करके वापस बम्बई भेज दिया गया। जहाँ तक मैं समझता हूँ भाईजान, अगर अंग्रेज़ ये गलती न करता तो जलियांवाला बाग का हादसा उसकी हुक्मरानी की स्याह तारीख में ऐसे खूनी वर्क का इजाफा कभी न करता। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, सब के दिल में गांधी जी की बेहद इज्जत थी। सब उन्हें महात्मा मानते थे। जब उनकी गिरफ्तारी की खबर लाहौर पहुंची तो सारा कारोबार एकदम बंद हो गया। यहाँ से अमृतसर वालों को मालूम हुआ, चुनाचे यूं चुटकियों में मुकम्मल हड़ताल हो गई। कहते हैं कि 9 अप्रैल की शाम को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की जिला वतनी के आर्डर डिप्टी कमिश्नर को मिल गए थे। वो उनकी तामील के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक अमृतसर में किसी हैजान खेज बात का खतरा नहीं था। लोग पुरअमन तरीके से एहतजाजी जलसे वगैरह करते थे, जिनसे तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं अपनी आंखों देखा हाल बयान करता हूँ। 9 को रामनवमी थी। जलूस निकला, मगर मजाल है जो किसी ने हुकाम की मर्जी के खिलाफ एक कदम उठाया हो। लेकिन भाईजान, सर माइकल अजब औंधी खोपड़ी का इंसान था। उसने डिप्टी कमिश्नर की एक ना सुनी। उस पर बस यही खौफ सवार था कि ये लीडर महात्मा गांधी के इशारे पर साम्राज्य का तख्ता उलटने के दर पे हैं, और जो हड़तालें हो रही हैं और जलसे मुनआकिद होते हैं, उनके बस ए पर्दा यही साजिश काम कर रही है। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की जिला वतनी की खबर आनन फानन शहर में आग की तरह फैल गई। दिल हर शख्स का मुकद्दर था। हर वक्त धड़का सा लगा रहता था कि कोई बहुत बड़ा हादसा बर्पा होने वाला है। लेकिन भाईजान, जोश बहुत ज़्यादा था। कारोबार बंद थे। शहर कब्रिस्तान बना हुआ था। पर इस कब्रिस्तान की खामोशी में भी एक शोर था। जब डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी की खबर आई तो लोग हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए कि मिलकर डिप्टी कमिश्नर बहादुर के पास जाएं और अपने महबूब लीडरों की जिला वतनी के अहकाम मनसूख कराने की दरख्वास्त करें। मगर वो ज़माना भाईजान दरख्वास्तें सुनने का नहीं था। सर माइकल जैसा फिरौन हाकिम ए आला था। उसने दरख्वास्त सुनना तो कुजा लोगों के इस इज्तिमा ही को गैरकानूनी करार दिया। अमृतसर जो कभी आज़ादी की तहरीक का सबसे बड़ा मरकज़ था, जिसके सीने पर जलियांवाला बाग जैसा काबिल फ़ख्र जख्म था, आज किस हालत में है। लेकिन छोड़िए इस किस्से को, दिल को बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि इस मुक़द्दस शहर में जो कुछ आज से 5 बरस पहले हुआ, उसके जिम्मेदार भी अंग्रेज़ हैं। होगा भाईजान, पर सच पूछिए तो इस लहू में जो वहाँ बहा है, हमारे अपने ही हाथ रंगे हुए नज़र आते हैं। खैर, डिप्टी कमिश्नर साहब का बंगला सिविल लाइंस में था। हर बड़ा अफसर और हर बड़ा टोडी शहर के इस अलग थलग हिस्से में रहता था। आपने अमृतसर देखा है तो आपको मालूम होगा कि शहर और सिविल लाइंस को मिलाने वाला एक पुल है, जिस पर से गुजरकर आदमी ठंडी सड़क पर पहुंचता है, जहां हाकिमों ने अपने लिए ये अर्जी जन्नत बनाई हुई थी। हुजूम जब हाल दरवाजे के करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि पुल पर घुड़सवार गोरों का पहरा है। हुजूम बिल्कुल न रुका और बढ़ता गया। भाईजान, मैं इसमें शामिल था। जोश कितना था मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन सब निहत्थे थे। किसी के पास एक मामूली छड़ी तक भी नहीं थी। असल में वो तो सिर्फ इस गरज से निकले थे कि इज्तिमाई तौर पर अपनी आवाज़ हाकिम शहर तक पहुंचाएं और उससे दरख्वास्त करें कि डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गैर मशरूत तौर पर रिहा कर दें।
हुजूम पुल की तरफ बढ़ता रहा। लोग करीब पहुँचे तो गोरों ने फायर शुरू कर दिए। इससे भगदड़ मच गई। वो गिनती में सिर्फ 20-25 थे और हुजूम सैकड़ों पर मुश्तमिल था। लेकिन भाई, गोली की दहशत बहुत होती है। ऐसी अफरा तफरी फैली कि आलामा कुछ गोलियों से घायल हुए और कुछ भगदड़ में जख्मी हुए। दाएं हाथ को गंदा नाला था। धक्का लगा तो मैं उसमें गिर पड़ा। गोलियां चलनी बंद हुई तो मैंने उठकर देखा, हुजूम तितर बितर हो चुका था। जख्मी सड़क पर पड़े थे और पुल पर गोरे खड़े हंस रहे थे। भाईजान, मुझे कतई याद नहीं कि उस वक्त मेरी दिमागी हालत किस किस्म की थी। मेरा ख्याल है कि मेरे होश व हवास पूरी तरह सलामत नहीं थे। गंदे नाले में गिरते वक्त तो मुझे कतई होश नहीं था। जब बाहर निकला तो जो हादिसा वक़ुआ पजीर हुआ था, उसके खद ओ खाल आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में उभरने शुरू हुए। दूर शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे बहुत से लोग गुस्से में चीख चिल्ला रहे हैं। मैं गंदा नाला उबूर करके जाहिरा पीर के तकिए से होता हुआ हाल दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा कि 30-40 नौजवान जोश में भरे पत्थर उठा उठाकर दरवाजे के घड़ियाल पर मार रहे हैं। उसका शीशा टूटकर सड़क पर गिरा तो एक लड़के ने बाकियों से कहा, चलो मल्लिका का बुत तोड़ें। दूसरे ने कहा, नहीं यार, कोतवाली को आग लगाएं। तीसरे ने कहा, और सारे बैंकों को भी। चौथे ने उनको रोका, ठहरो, इससे क्या फ़ायदा, चलो पुल पर उन लोगों को मारे। मैंने उसको पहचान लिया। ये थैला कंजर था। नाम मोहम्मद तुफैल था, मगर थैला कंजर के नाम से मशहूर था, इसलिए कि एक तवाइफ के वतन से था। बड़ा आवारा गर्द था। छोटी उम्र ही में उसको जोय और शराब नोशी की लत पड़ गई थी। उसकी 2 बहनें शमशाद और अलमास अपने वक्त की हसीन तरीन तवाइफें थीं। शमशाद का गला बहुत अच्छा था। उसका मुजरा सुनने के लिए रईस बड़ी बड़ी दूर से आते थे। दोनों अपने भाई के करतूतों से बहुत नाला थी। शहर में मशहूर था कि उन्होंने एक किस्म का उसको आक कर रखा है। फिर भी वो किसी न किसी हीले अपनी ज़रूरियात के लिए उनसे कुछ न कुछ वसूल कर ही लेता था। वैसे वो बहुत खुश पोश रहता था, अच्छा खाता था, अच्छा पीता था, बड़ा नफासत पसंद था। हंसोड़पन और लतीफ़ा गोई मिजाज में कूट कूट के भरी थी। मिरासियों और भांडों के शौक यानापन से बहुत दूर रहता था। लंबा कद, भरे भरे हाथ पांव, मजबूत कसरती बदन, नाक नक्शे का भी खासा था। पुरजोश लड़कों ने उसकी बात न सुनी और मल्लिका के बूथ की तरफ चलने लगे। उसने फिर उनसे कहा, मैंने कहा मत जाएं, करो अपना जोश, इधर आओ मेरे साथ, चलो उनको मारें जिन्होंने हमारे बेकसूर आदमियों की जान ली है और उन्हें जख्मी किया है। खुदा की कसम, हम सब मिलकर उनकी गर्दन मरोड़ सकते हैं, चलो। कुछ लड़के रवाना हो चुके थे, बाकी रुक गए। थैला पुल की तरफ बढ़ा तो वे सब उसके पीछे चलने लगे। मैंने सोचा कि माऊं के ये लाल बेकार मौत के मुंह में जा रहे हैं। मैं फवारे के पास दुबका खड़ा था। वहीं से मैंने थैले को आवाज़ दी और कहा, मत जाओ यार, क्यों अपनी और उनकी जान के पीछे पड़े हो। थैले ने यह सुनकर एक अजीब सा कहा बुलंद किया और मुझसे कहा, थैला सिर्फ ये बताने चला है कि वो गोलियों से डरने वाला नहीं। फिर वो अपने साथियों से मुखातिब हुआ, तुम डरते हो तो वापस जा सकते हो। ऐसे मौक़ों पर बढ़े हुए कदम उल्टे कैसे हो सकते हैं, और फिर वो भी उस वक्त जब लीडर अपनी जान हथेली पर रखकर आगे आगे जा रहा हो। थैले ने कदम तेज किए तो उसके साथियों को भी करने पड़े। हाल दरवाजे से पुल का फासला कुछ ज़्यादा नहीं होगा, कोई 60-70 गज के करीब। थैला सबसे आगे आगे था। जहाँ से पुल का दोरई या मुतवाजी जंगला शुरू होता है, वहाँ से 15-20 कदम के फासले पर 2 घुड़सवार गोरे खड़े थे। थैला नारे लगाता। जब बंगले के आगाज के पास पहुंचा तो फायर हुआ। मैं समझा कि वो गिर पड़ा है, लेकिन देखा कि वो उसी तरह जिंदा आगे बढ़ रहा है। उसके बाकी साथी डर के भाग उठे हैं। मुड़कर उसने पीछे देखा और चिल्लाया, भागो नहीं, आओ। उसका मुंह मेरी तरफ था कि एक और फायर हुआ। पलटकर उसने गोरों की तरफ देखा और पीठ पर हाथ फेरा। भाईजान, नज़र तो मुझे कुछ नहीं आना चाहिए था, मगर मैंने देखा कि उसकी सफ़ेद बोस्की की कमीज़ पर लाल लाल धब्बे थे। वो और तेज़ी से बढ़ा, जैसे जख्मी शेर। एक और फायर हुआ। वो लड़ खड़ाया, मगर एकदम
कदम मजबूत करके वो घुड़सवार गोरे पर लपका और एकाएक न जाने क्या हुआ, घोड़े की पीठ खाली थी। गोरा ज़मीन पर था और थैला उसके ऊपर। दूसरे गोरे ने, जो करीब था और पहले बौखला गया था, बिदकते हुए घोड़े को रोका और धड़ाधड़ फायर शुरू कर दिए। इसके बाद जो कुछ हुआ मुझे मालूम नहीं। मैं वहाँ फव्वारे के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। भाईजान, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने घर में था। चंद पहचान के आदमी मुझे वहाँ से उठा लाए थे। उनकी जवानी मालूम हुआ कि पुल पर से गोलियां खाकर हुजूम उग्र हो गया था। नतीजा इसका ये हुआ कि मल्लिका के बुत को तोड़ने की कोशिश की गई। टाउन हॉल और 3 बैंकों को आग लगी और 5 या 6 यूरोपियन मारे गए। खूब लूट मची। लूट खसोट का अंग्रेज अफसरों को इतना ख्याल नहीं था। 5 या 6 यूरोपियन हलाक हुए थे। इसका बदला लेने के लिए ही जलियांवाला बाग का खूनी हादसा हुआ था। डिप्टी कमिश्नर बहादुर ने शहर की बागडोर जनरल डायर के सुपुर्द कर दी। चुनाचे जनरल साहब ने 12 अप्रैल को फौजियों के साथ शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में मार्च किया और दर्जनों बेगुनाह आदमी गिरफ्तार किए। 13 को जलियांवाला बाग में जलसा हुआ। करीब 25,000 का मजमा था। शाम के करीब जनरल डायर मुसल्लह गोरों और सिखों के साथ वहां पहुंचा और निहत्थे आदमियों पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। उस वक्त तो किसी को इसका ठीक अंदाज़ा नहीं था कि कितने आदमी मारे गए हैं, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि 1,000 हलाक हुए हैं और 3 या 4,000 के करीब जख्मी। लेकिन मैं थैले की बात कर रहा था भाईजान। आँखों देखी आपको बता चुका हूँ। बेऐब जात खुदा की है। मरहूम में 4 ऐब सरई थे। एक पैसा तवाइफ के बतन से था मगर जियाला था। मैं अब यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस मलऊन गोरे की पहली गोली भी उसको लगी थी। आवाज़ सुनकर उसने जब पलटकर अपने साथियों की तरफ देखा था और उन्हें हौसला दिलाया था, तब जोश की हालत में उसको मालूम नहीं हुआ कि उसकी छाती में गरम शीशा उतर चुका है। दूसरी गोली उसकी पीठ में लगी, तीसरी फिर सीने में। मैंने देखा नहीं पर सुना है जब थैले की लाश गोरे से जुदा की गई तो उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन में इस बुरी तरह से पेवस्त थे कि अलहदा ही नहीं होते थे। गोरा तब जहन्नुम में जा चुका था। दूसरे रोज़ जब थैले की लाश कफन दफन के लिए उसके घर वालों के सुपुर्द की गई तो उसका बदन गोलियों से छलनी हो रहा था। दूसरे गोरे ने तो अपना पूरा पिस्तौल ही उस पर खाली कर दिया था। मेरा ख्याल है उस वक्त मरहूम की रूह कफस उनसूरी से परवाज कर चुकी थी। इस शैतान के बच्चे ने सिर्फ उसके मुर्दा जिस्म पर चांदमारी की थी। कहते हैं जब थैले की लाश मोहल्ले में पहुंची तो कोहराम मच गया। अपनी बिरादरी में वो इतना मकबूल नहीं था, लेकिन उसकी कीमा लाश देखकर सब धाड़े मार कर रोने लगे। उसकी बहनें शमशाद और अलमास तो बेहोश हो गई। जब जनाजा उठा तो इन दोनों ने ऐसे बीन किए कि सुनने वाले लहू के आंसू रोते रहे। भाईजान, मैंने कहीं पढ़ा था कि फ्रांस के इनकलाब में पहली गोली वहाँ की एक टखियाई को लगी थी। मरहूम मोहम्मद तुफैल एक तवाइफ का लड़का था। इनकलाब की इस जदोजहद में उसको जो पहली गोली लगी थी 10वीं थी या 50वीं, इसके मुतालिक किसी ने भी तहकीक नहीं की। शायद इसलिए कि सोसाइटी में इस गरीब का कोई रुतबा नहीं था। मैं तो समझता हूँ कि पंजाब के इस खूनी गुस्ल में नहाने वालों की फहरिस्त में थैले कंजर का नाम और निशान तक भी नहीं होगा, और ये भी कोई पता नहीं कि ऐसी कोई फहरिस्त तैयार भी हुई थी। सख्त हंगामी दिन थे। फौजी हुकूमत का दौरा था। वो देव जिसे मार्शल्ला कहते हैं शहर के गली गली कूचे में डकारता फिरता था। बहुत अफरा तफरी के आलम में उस गरीब को जल्दी यूं दफन किया गया जैसे उसकी मौत उसके सोगवार अजीज़ों का एक संगीन जुर्म थी जिसके निशानात वो मिटा देना चाहते थे। बस भाईजान, थैला मर गया, थैला दफना दिया गया और ये कहकर मेरा हमसफ़र पहली मर्तबा कुछ कहते कहते रुका और खामोश हो गया। ट्रेन दनाती हुई जा रही थी। पटरियों की खटाखट ने ये कहना शुरू कर दिया, थैला मर गया, थैला दफना दिया गया, थैला मर गया, थैला दफना दिया गया। इस मरने और दफनाने के दरमियान कोई फासला नहीं था। जैसे वो इधर मरा उधर दफना दिया गया
और खट खट के साथ इन अल्फाज की हम आहंगी कुछ इस कदर जज्बात से आ रही थी कि मुझे अपने दिमाग से इन दोनों को जुदा करना पड़ा। चुनाचे मैंने अपने हम सफ़र से कहा, आप कुछ और भी सुनाने वाले थे। चौंक कर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, जी हाँ, इस दास्तान का एक अफसोसनाक हिस्सा बाकी है। मैंने पूछा, वह क्या? उसने कहना शुरू किया, मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि थेले की 2 बहनें थीं, शमशाद और अलमास। बहुत खूबसूरत थी। शमशाद लंबी थी, पतले पतले नक्श, गलाफी आँखें, ठुमरी बहुत खूब गाती थी। सुना है खां साहब फ़तेह अली खां से तालीम लेती रही थी। दूसरी अलमास थी, उसके गले में सुर नहीं था लेकिन नाचने में अपना सानी नहीं रखती थी। मुजरा करती थी तो ऐसा लगता था कि इसका अंग अंग बोल रहा है। हर भाव में एक घात होती थी। आँखों में वो जादू था जो हर एक के सर पर चढ़ के बोलता था। मेरे हमसफ़र ने तारीफ़ और तौसीफ़ में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लिया, मगर मैंने टोकना मुनासिब न समझा। थोड़ी देर के बाद वो खुद इस लंबे चक्कर से निकला और दास्तान के अफसोसनाक हिस्से की तरफ आया। किस्सा ये है भाईजान कि इन आफत की परकाला 2 बहनों के हुस्न व जमाल का जिक्र किसी खुशामदी ने फौजी अफसरों से कर दिया। बलवे में एक मैम, क्या नाम था उस चुड़ैल का, मिस शेरवुड मारी गई थी। तय ये हुआ कि उनको बुलवाया जाए और जी भर के इंतकाम लिया जाए। आप समझ गए ना भाईजान? मैंने कहा, जी हाँ। मेरे हम सफ़र ने एक आह भरी, ऐसे नाजुक मामलों में तवाइफ़ें और कस्बियाँ भी अपनी माएँ बहनें होती हैं, मगर भाईजान ये मुल्क अपनी इज्जत और नामूस को मेरा ख्याल है पहचानता ही नहीं। जब ऊपर से इलाके के थानेदार को ऑर्डर मिला तो वो फ़ौरन तैयार हो गया। चुनाचे वो खुद शमशाद और अलमास के मकान पर गया और कहा कि साहब लोगों ने याद किया है, वो तुम्हारा मुजरा सुनना चाहते हैं। भाई की कब्र की मिट्टी भी अभी तक खुशाक नहीं हुई थी। अल्लाह को प्यारा हुए उस गरीब को सिर्फ 2 दिन ही हुए थे कि ये हाजिरी का हुक्म सादिर हुआ कि आओ हमारे हुजूर नाचो। अजियत का इससे बढ़कर पुरअजियत तरीका क्या हो सकता है? मुस्तबईद तमस्खूर की ऐसी मिसाल मेरा ख्याल है शायद ही कोई और मिल सके। क्या हुक्म देने वालों को इतना ख्याल भी न आया कि तवाइफ भी गैरतमंद होती हैं? हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? उसने अपने आप से सवाल किया, लेकिन मुखातिब वो मुझसे ही था। मैंने कहा, हाँ हो सकती हैं। जी हाँ, थेला आखिर उनका भाई था। उसने किसी को मार खाने की लड़ाई भिड़ाई में अपनी जान नहीं दी थी। वो शराब पीकर दंगा फसाद करते हुए हलाक नहीं हुआ था। उसने वतन की राह में बड़े बहादुराना तरीके पर शहादत का जाम पिया था। वो एक तवाइफ के वतन से था, लेकिन वो तवाइफ माँ थी और शमशाद और अलमास उसी की बेटियाँ थीं और ये थेले की बहनें थीं। तवाइफें बाद में थी और वो थेले की लाश देखकर बेहोश हो गई थी। जब उसका जनाजा उठा तो उन्होंने ऐसे बीन किए थे कि सुनकर आदमी लहू रोता था। मैंने पूछा, वो गई? मेरे हमसफ़र ने इसका जवाब थोड़े वक्फे के बाद उदासी से दिया, जी हाँ गई। खूब सज बनकर एकदम उसकी उदासी गहरी हो गई। 16 सिंगार करके अपने बुलाने वालों के पास गई। कहते हैं कि खूब महफिल जमी। दोनों बहनों ने अपने जौहर दिखाए। जर्क बर्क पिसवाजों में मलबूस वो कोह-ए-काफ की परियां मालूम होती थी। शराब के दौर चलते रहे और वो नाचती गाती रहीं। ये दोनों दौर चलते रहे और कहते हैं कि रात के 2 बजे एक बड़े अफसर के इशारे पर महफिल बर्खास्त हुई। मेरा हमसफ़र उठ खड़ा हुआ और बाहर भागते हुए दरख्तों को देखने लगा। पहियों और पटरियों की आहनी गड़गड़ाहट की ताल पर उसके आखिरी 2 लफ्ज़ नाचने लगे, बर्खास्त हुई। मैंने अपने दिमाग में उन्हें आहनी गड़गड़ाहट से नोचकर अलहदा करते हुए उससे पूछा, फिर क्या हुआ? भागते हुए दरख्तों और खंभों से नज़रें हटाकर उसने बड़े मजबूत लहजे में कहा। उन्होंने अपनी जर्क बर्क पिसवाजें नोच डाली और अलिफ नंगी हो गई और कहने लगी, लो देख लो, हम थेले की बहनें हैं। उस शहीद की जिसके खूबसूरत जिस्म को तुमने सिर्फ इसलिए अपनी गोलियों से छलनी किया था कि उसमें वतन से मोहब्बत करने वाली रूह थी। हम उसी की खूबसूरत बहनें हैं। आओ अपनी सहवत के गरम गरम लोहे से हमारा खुशबुओं में बसा हुआ जिस्म दागदार करो।
मगर ऐसा करने से पहले सिर्फ हमें एक बार अपनी मुंह पर थूक लेने दो। यह कहकर वो खामोश हो गया। कुछ इस तरह कि और नहीं बोलेगा। मैंने फ़ौरन ही पूछा, फिर क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू डबडबाए। उनको गोली से उड़ा दिया गया। मैंने कुछ न कहा। गाड़ी आहिस्ता होकर स्टेशन पर रुकी तो उसने कुल्ली बुलाकर अपना असबाब उठवाया। जब जाने लगा तो मैंने उससे कहा, आपने जो दास्तान सुनाई इसका अंजाम मुझे आपका खुद साख्ता मालूम होता है। एकदम चौंक कर उसने मेरी तरफ देखा। यह आपने कैसे जाना? मैंने कहा, आपके लहजे में एक नाकाबिले बयान गर्व था। मेरे हमसफ़र ने अपने हलक की तलखी थूक के साथ निगलते हुए कहा, जी हाँ, उन हराम। वो गाली देते देते रुक गया। उन्होंने अपने शहीद भाई के नाम पर बट्टा लगा दिया। यह कहकर वो प्लेटफार्म पर उतर गया। ये बात 12 अक्टूबर 1951 ईस्वी को लिखी गई थी। ये कहानी सादत हसन मंटो, जो मशहूर उर्दू के लेखक रहे हैं। श्रोताओं, आप इस पॉडकास्ट सेंटर पे बहुत अलग अलग तरीके की कहानियाँ सुनते हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप अपने मैसेज के द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं, और आने वाले समय में भी हम आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानियाँ लेकर आएंगे। तो आज की पॉडकास्ट इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई पॉडकास्ट के साथ किसी और दिन। धन्यवाद।